हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों, आज हम लोग एनिमल किंगडम के लेक्चर 6 की बात करने वाले हैं। जल्दी से आ जाइए सभी लोग। और आज आपको अ कपल ऑफ फाइलम मीन्स 2 फाइलम के बारे में बात करेंगे हम लोग, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा की। अब ध्यान रखिएगा कि सरल वाले फाइलम खत्म हो गए, धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ और इनमें कॉम्प्लेक्सिटी या जटिलता बढ़ती गई। तो बिना इधर की बात किए सीधे आते हैं टॉपिक पर। कॉपी पेन संभाल लीजिए, नोट्स बनाने हैं सभी को। और आज हम सबसे पहले बात करने वाले फाइलम एनिलिडा की। हमेशा की तरह इस एनिलिडा को एक्सप्लेन करें कि एनिलिडा को बेटा एनिलिडा कहते क्यों। देखिए, एनिलिडा शब्द जो है वो एनुलस से बना, और एनुलस का मतलब होता है लिटिल रिंग। हर फाइलम का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, छोटे छोटे छल्ले। का शरीर में पाया जाना, यह इसकी विशेषता है। मतलब इसके अंतर्गत जो भी एनिमल्स आएगा उसकी बॉडी में इस प्रकार से ऐसे सेगमेंट्स पाए जाएंगे। इस तरीके से पूरी बॉडी में रिपीट करते हुए एक ही प्रकार के इंटरनल और एक्सटर्नल ऐसे सेगमेंट पाए जाएंगे। ये इसकी विशेषता है। ऐसे चाहे वो अर्थवर्म हो, लेरिस हो, या जो पूरी बॉडी इस प्रकार से होगी, रिपीट करते हुए एक ही प्रकार के सेगमेंट पाए जाएंगे। यानी बॉडी में बाहर से भी और अंदर से छोटे छोटे छल्ले पाए जाते हैं। तो जिनकी भी बॉडी में इस प्रकार के सेगमेंट्स होते हैं, मैंने पीछे बताया था कि इसको हम मेटामेरिज्म या मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं, रिपीटेशन ऑफ सेगमेंट्स। क्लियर हो गई इतनी बात? अब सबसे पहली बात कि इस प्रकार के जो सजीव हैं वो रहते कहां। एड्रेस की बात हो जाए, हैबिटाट की बात कर लेते हैं। अगर इनकी हैबिटाट की बात करें, हैबिटाट को मैं बार बार कह रहा हूं, हैबिटाट का मतलब होता है आवास। तो अगर इनके आवास की बात करो तो ये तीनों जगह पाए जाते हैं। इनकी कुछ जातियां जो होती हैं वो मरीन होती हैं, समुद्री। कुछ जातियां इसकी जो होती हैं फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, और कुछ जातियां जो होती हैं वो टेरेस्ट्रियल होती हैं। समुद्री, स्वच्छ जली और स्थली, तीनों जगह पर इस प्रकार के सजीव पाए जाते हैं जो फाइलम एनिलिडा के सदस्य होते हैं। अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करो कि समुद्री कौन से होते हैं, तो नेरिस, इसको हिंदी में भी नेरिस ही कहते हैं। स्वच्छ जल में पाया जाने वाला प्राणी है लीच, जोंक, और स्थलीय होता है अर्थवर्म या केचुआ। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब
क्लासिफिकेशन के वो सारे क्वेश्चन जो बार बार कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शारीरिक संगठन, अब जंतु हमने क्या कहा कि पूरी तरह से डेवलप हो चुके हैं, तो इनमें बेटा ऑर्गन सिस्टम ग्रेड, अंग तंत्री स्तर का शरीर, यानी सभी अंग आपस में जुड़ करके अंग तंत्र बनाना प्रारंभ कर देते हैं। अगर हम सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री कैसी है? बाइलेटरल। ये दोनों कैरेक्टर आगे के फाइलम में नहीं बदलेंगे, अब बार बार नहीं बताया जाएगा, आज आखिरी बार बता रहा हूं, क्योंकि बाइलेटरल सिमेट्री आखिरी तक रहेगी अब कार्डेटा तक, और अंग तंत्री शरीर भी रहेगा, द्विपार्श्व सममित। एम्ब्रियोनिक लेयर की बात करें भ्रूणी परिवर्धन के समय इनमें एक्टो, मीजो और इंडो तीनों स्तर बनते हैं, अर्थात ये ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिकोरिकी होते हैं। सीलोम की बात करें, देहगुहा की बात करें तो सीलोमेट या यूसेलोमेट वास्तविक देहगुहा पाई जाती है। आई थिंक बात समझ गए आप। शारीरिक संरचना की बात करें, मॉर्फोलॉजी की बात करें तो आपको अभी बताया मैंने कि जंतु के शरीर में इस प्रकार से सेगमेंट पाए जाते हैं, ऐसे इस प्रकार से सेगमेंट पाए जाते हैं, और इस प्रकार जब भी सेगमेंट किसी एनिमल्स की बॉडी में रिपीट करते हुए पाए जाते हैं तो इसको हम कहते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेशन। मेटामेरिकली सेगमेंटेशन। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब चूंकि इसमें ऑर्गन सिस्टम ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इनमें कौन सा सिस्टम किस प्रकार का होता है इस पर भी चर्चा करनी पड़ेगी, जो कि पिछले फाइलम्स में नहीं की गई। क्लियर हुई बात? अब जैसे हम बात करें लोकोमोशन की, तो लोकोमोशन के हिसाब से सीटा, पैरापोडिया जैसे ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अब ये सीटा क्या होता है? ये बेटा केचुए में या अर्थवॉर्म में मिलते हैं, अभी डायग्राम से भी दिखाऊंगा, और पैरापोडिया जो होते हैं ये नेरिस में मिलते हैं। जो
केचुआ होता है, इसमें बॉडी के वेंट्रल सरफेस पर, अधर तल पर यस के आकार के रचनाएं पाई जाती है, जिनके द्वारा ये वार्मिंग मूवमेंट को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ये इस तरीके से रचनाएं पाई जाती हैं, और इन रचनाओं को बेटा हम लोग कहते हैं सीटी या सीटा। क्या बोलते हैं इनको? इनको हम लोग बोलते हैं सीटा। ये आप देख रहे हो, इन्हीं के द्वारा जो केचुआ होता है वो जमीन में ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे। अब अगर नेरिस की बात करें तो नेरिस एक समुद्री जंतु है, इस प्रकार से। ऐसे और देखो, जब तक आप फिगर से बायोलॉजी को नहीं समझोगे, विजुअलाइज नहीं करोगे, तो आप रट नहीं सकते, क्योंकि दिमाग हमारा जो होता है वो फिगर पकड़ता है। अब देखो, इसमें ऐसे इस प्रकार से प्रत्येक खंड पर ऐसे पतवार की तरह जैसे फ्लिपर होते हैं जिससे नाव चलती, ऐसे इस प्रकार की रचनाएं पाई जाती, सभी खंडों पर ऐसे होती। और इन रचनाओं को हम कहते हैं पैरापोडिया। पैरापोडिया। इन पैरापोडिया के द्वारा नेरिस समुद्र में तैरता है, तो लोकोमोशन के लिए इनकी बॉडी में सीटा जैसे अर्थवर्म में, पैरापोडिया जैसे नेरिस में इस प्रकार से पाए जाते हैं। अब बेटा, लोकोमोशन के बाद अगर हम बात करें एक्सक्रीशन की, उत्सर्जन की बात करें, जिन जंतुओं में ऑर्गन सिस्टम ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनमें एक्सक्रीशन या वेस्टेज मटेरियल उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने के लिए विशिष्ट प्रकार के अंग पाए जाते हैं, स्पेशल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इस कार्य के लिए आपकी बॉडी में क्या होती है? किडनी, गुर्दे। तो केचुआ अपने एसिडिटी प्रोडक्ट किससे निकालता है? एक्सक्रीशन या ऑस्मो रेगुलेशन या परासरण नियंत्रण के लिए इनके शरीर में जो अंग पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं नेफ्रीडियम। क्या कहते हैं बेटा इसको? नेफ्रीडियम कहते हैं। जैसे आपकी किडनी होती है, ऐसे केचुए में या एनिलिड्स में नेफ्रीडियम नाम के ऑर्गन होते हैं, जिनके द्वारा एसिडिटी वेस्ट को शरीर से बाहर निकाला जाता है। न्यूरल सिस्टम की बात करें तो न्यूरल सिस्टम बहुत ज्यादा विकसित नहीं है, लेकिन इसमें पेयर्ड गैंग्लिया पाए जाते हैं। मैंने नर्वस सिस्टम में आपको बताया था कि जो न्यूरॉन्स के ग्रुप होते हैं उनको हम कहते हैं गैंग्लिया। जो न्यूरल टिश्यू होते हैं उनको हम कहते हैं गैंग्लिया। तो इसमें पेयर्ड गैंग्लिया पाए जाते हैं, और ये शरीर में
वेंट्रल नर्व कार्ड के साथ जुड़े होते हैं, कनेक्टेड विद वेंट्रल नर्व कार्ड क्लियर हो गई बात। इसी के साथ अगर हम बात करें इनमें पाए जाने वाले प्रजनन तंत्र की, रिप्रोडक्शन की, तो देखो यहां पर एक बात को आपको समझना पड़ेगा कि जो नेरिस है यह मोनोसेक्सुअल होता है, एक लिंगी, अर्थात नर और मादा अलग अलग होते। इसी के साथ अगर हम बात करें अर्थवर्म की, बात करें अगर हम लीच की, तो ये दोनों जो होते हैं ये होते हैं बाइसेक्सुअल, अर्थात द्विलिंगी। कहने का मतलब ये था कि इनमें नर और मादा प्रजनन अंग दोनों एक ही जंतु में पाए जाते हैं। इस प्रकार से एक ही जंतु में पाए जाते हैं। क्लियर हो गई बात। अब अगर इनमें बात करें अपन फर्टिलाइजेशन की, एनसीईआरटी ने तो इस पर चर्चा नहीं की, चलो हम भी नहीं करते। आ जाते हैं अब एग्जाम्पल पर। तो इसका एग्जाम्पल कौन है? नेरिस। दूसरा एग्जाम्पल है फेरिटिमा पोस्थुमा। ये बेटा वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, जूलॉजिकल नेम है अर्थवर्म का, केचुए का। तीसरा इसका एग्जाम्पल है हीरुडीनिया या हीरुडिनेरिया। और हीरुडिनेरिया जो होता है ये लीच का साइंटिफिक नेम है। इसको हम लोग ब्लड सकिंग लीच भी कहते हैं, खून चूसने वाली जोंक, ब्लड सकिंग लीच। तो ये था आपका फाइलम एनिलिडा। क्लास अभी बंद नहीं हुई है, अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक नए फाइलम की, और वो नया फाइलम होगा हमारा आर्थ्रोपोडा। तो चलिए बिना किसी रुकावट के अब हम बात करेंगे अगले फाइलम यानी आर्थ्रोपोडा की। बेटा सबसे पहले अपनी आदत के अनुसार इस फाइलम को आर्थ्रोपोडा क्यों कहा गया, इसको हम आर्थ्रोपोडा क्यों कहते हैं? देखो ये दो अलग अलग प्रकार के शब्दों से बना है। दो अलग अलग प्रकार के शब्दों से बना है। एक है आर्थ्रोन। आर्थ्रोन का मतलब होता है ज्वाइंट। राइट, इसलिए आर्थोपेडिक्स हड्डी के डॉक्टर को बोलते हैं। दूसरा इसमें जो एक शब्द जुड़ा हुआ पोडास, इसका मतलब होता है पेयर, फूट।
पेयर्ड ज्वाइंटेड लेग, जिनमें जोड़े में पैर पाए जाए या जोड़े में फीट पाए जाए, उन सभी को इसके अंतर्गत रखा गया है। कम से कम 3 जोड़ी, 2 जोड़ी तक कार्डेट्स में होते हैं, कम से कम 6 पैर पाए जाए। क्लियर हो गई बात? अब बेटा एक बात और समझ लो, अगली बात, आर्थ्रोपोडा जो होता है वो लार्जेस्ट फाइलम है। इस दुनिया में जितने भी सजीव पाए जाते हैं, जितने भी जंतु पाए जाते हैं, सजीव नहीं कहेंगे, जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं, उसका 70% 70% एनिमल्स जो होते हैं वो आर्थ्रोपोड्स होते हैं। 70% एनिमल्स आर आर्थ्रोपोड्स। यानी 10 में से 7 जंतु जो होते हैं, जो भी आपको दिखेंगे, उनमें से 10 प्रकारों में से 7 प्रकार आर्थ्रोपोड्स होते हैं। तो संख्या की दृष्टिकोण से अगर देखें तो सबसे बड़ा फाइलम है। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड, ये तो रट गया होगा, बार बार वही आ जाता है। सिमेट्री की बात करें तो कैसा ही बाइलेटरली सिमेट्रिकल, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में लेयर की बात करें, एम्ब्रियोनिक लेयर की बात करें, ट्रिप्लोब्लास्टिक, पीछे सबकी हिंदी बताई मैंने, अंगतंत्री स्तर, द्विपार्श्व सममिति और त्रिस्तरी। दोबारा हिंदी सुन लो, अंगतंत्री स्तर का शरीर पाया जाता है, द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है और त्रिस्तरीय शरीर पाया जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सीलोम की अगर बात की जाए, देह गुहा की बात की जाए, तो यूसिलोमेट। वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। अब देखिए एक बात, यहां पर इनके बॉडी फॉर्म की बात करें अगर, यहां से थोड़ा सा मामला सीरियस होगा और ध्यान से सुनिएगा। आर्थ्रोपोड्स का जो बॉडी होता है वो इस प्रकार से हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में ऐसे बटा होता है। हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। सिर, बक्ष और उदर। आर्थ्रोपोड्स का जो बॉडी होता है वो इस प्रकार से 3 भागों में बटा होता है, जिन्हें क्रमशः हम हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन या सिर, बक्ष और उदर कहते हैं।
पूरा शरीर के बाहर एक बाह्य कंकाल पाया जाता है। द बॉडी इज एक्सटर्नली कवर्ड बाई एक्सोस्केलेटन। इस प्रकार से शरीर के बाहर एक काइटिन का बना हुआ कवच होता है। ऐसे ये काइटिनस कवच होता है। एक्सोस्केलेटन बाह्य कंकाल किसका बना बेटा? काइटिन का। चिटिन नहीं पढ़ना इसको, क्या पढ़ेंगे इसको? काइटिन। इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगर बात करें तो शरीर के प्रत्येक खंड पर उपांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते? उपांग, अपेंडिक्स पाए जाते हैं। जैसे हेड में इस प्रकार से, अरे भाई आपने भी देखा होगा, कॉकरोच देखा होगा, मच्छर देखा होगा, ऐसे दिखता है। चींटी, ये सब आर्थ्रोपोड्स है। ये इस तरीके से एंटीना माउथ पार्ट्स, इसके अलावा ये कंपाउंड आइज, सिंपल आइज, साधारण आंखें, ओसेल आई, कंपाउंड आइज, संयुक्त आंखें, एंटीना, मुखांग, ये सिर पर पाए जाने वाले उपांग हैं। इसी तरीके से थोरिक्स पर ये लेग्स, कम से कम 3 पेयर। इसके अलावा एक जोड़ी या 2 जोड़ी इस प्रकार से यहां पर ये विंग्स पाए जाते हैं। कभी कभी होते भी है, कई बार कई इंसेक्ट में नहीं होते ऐसे। इसके अलावा पीछे एनल सिराई। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो आर्थ्रोपोड्स का जो बॉडी है, बेसिकली फिर से समझ लेते हैं इसको कि शरीर 3 हिस्से में बटा होता है, सिर, बक्ष और उदर में। पूरा शरीर काइटिन के बने हुए एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल से ढका होता है। प्रत्येक खंड पर कुछ उपांग पाए जाते हैं, जैसे सिर पर एंटीना, मुखांग या माउथ पार्ट्स, कंपाउंड आइज और सिंपल आइज पाई जाती हैं। थोरिक्स और एब्डोमेन पर यानी बक्ष और उदर पर जोड़े में पैर और कई बार इनके विंग्स दिखाई देते हैं। इतनी बात आप समझ गए।
इसमें से अगर हम बात करें किसकी बात करें, एंटीना की, अगर एंटीनी की बात करते हैं या आंखों की बात करें, चाहे वो कंपाउंड आई हो या सिंपल आई हो, ये इसके संवेदी अंग हैं, सेंसरी ऑर्गन है। संवेदी अंग, अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो कभी कोई कॉकरोच आपको मिल जाए तो उसकी दोनों मूछें काट दीजिए, वो डायरेक्शन भूल जाएगा, वहीं गोल गोल घूमेगा, करके देखना कभी। क्योंकि इनके द्वारा ये सेंस करते हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस को, भोजन को, शत्रुओं से बचने के लिए ये अपने इन सेंसरी ऑर्गन्स या संवेदी अंगों का प्रयोग करते हैं, खास करके उसमें एंटीना, कंपाउंड आइज और सिंपल आइज का। अब एक क्वेश्चन और यहां पर आप देखेंगे, और वो क्वेश्चन हमारा यहां पर होगा रिस्पायरेशन। श्वसन, देखो आर्थ्रोपोडा की अगर बात की जाए, मैं ये मिस कर गया करेक्टर अभी बताता हूं, हैबिटाट की, तो ये सभी जगह पाए जाते हैं। मानव के बाद अगर दुनिया में कोई सफल जंतु है सबसे ज्यादा, तो इस फाइलम के जंतु सबसे सफल है। सबसे ज्यादा सफल जंतु इस फाइलम के अंतर्गत आते हैं। और इनकी सफलता का राज ये है कि ये यूनिवर्सल लिविंग है, ये सभी जगह पाए जाते हैं। हवा में उड़ लेते हैं, पानी में तैर लेते हैं, पृथ्वी पर चल लेते हैं, परजीवी भी है, स्वपोषी भी है, हर्बीवोरस है, ओमनीवोरस है, सब कुछ खा लेते हैं, परजीवी सब तरीके। और इसीलिए हर 10 में से 7 जंतु इस फाइलम के अंतर्गत आते हैं। तो अगर बात करें हम इसकी रिस्पायरेशन की, तो जब कोई जंतु अलग अलग जगह पे रहता है तो उसका रिस्पायरेशन का तरीका बदल जाता है। जैसे इनमें से कुछ जो होते हैं वो गिल्स के द्वारा करते हैं। ये कौन होते हैं? जो जल में रहते हैं, जलीय जंतु, एक्वाटिक। कुछ में ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है, अर्थात नलिकाओं द्वारा श्वसन होता है। और जिनमें भी नलिकाओं द्वारा श्वसन होता है या ट्रैकियल सिस्टम से होता है, ये प्रायः स्थलीय जंतु होते हैं। जैसे कॉकरोच में नलिकाओं द्वारा होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें स्पेशल प्रकार के रचनाएं होती, उनको हम कहते हैं बुकलंग्स। तो रिस्पायरेशन के लिए आर्थ्रोपोडा अलग अलग जगह पे जैसे रहते हैं, वैसे इनमें रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स भी अलग अलग 3 प्रकार के होते हैं। कुछ में होता है गिल्स के द्वारा, कुछ में ट्रेकिया के द्वारा और कुछ में बुकलंग्स के द्वारा। अब अगर इनकी बात करें हम परिसंचरण तंत्र की, सर्कुलेटरी सिस्टम की, परिसंचरण की बात करें, चैप्टर के
इनिशिएशन में हमने आपको बताया था कि इस फाइलम के अंतर्गत आने वाले सजीवों में ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। अब ये ओपन टाइप क्या है? जैसे ये कॉकरोच का शरीर है, ऐसे, इस तरीके से ऐसे, तो इसके शरीर में ऐसे कक्ष लगे होते हैं, यानी धमनी और शिराएं, केशिकाएं इनमें नहीं होती है। इस प्रकार से तालाब जैसे कक्ष पाए जाते हैं। एकमात्र इस प्रकार से ऊपर की तरफ ये एक वेसल्स कह लो या हार्ट कह लो या जो भी कह लो, इसमें पल्पिटेशन पाया जाता है, इसलिए इसको हम हार्ट कह सकते हैं। तो यहां से ब्लड जो होता है, ये जो तालाब जैसी रचनाएं हैं, सपोज करो ये ब्लड भरा हुआ है यहाँ पे, तो ये ब्लड यहां से ऐसे जाएगा और इससे केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसे जाते हुए सिर में जाएगा और सिर से फिर यहाँ पे आएगा और यहाँ से वापस यहाँ लौट जाएगा। न कोई धमनी, न कोई शिरा, न कोई केशिका। रक्त जो होता है वो बड़े बड़े कक्षों में बहता है, जिसको हम साइनस कहते हैं। और इस प्रकार के ब्लड सर्कुलेशन को खुले प्रकार का परिसंचरण या ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। कहीं आपको नलिका ट्यूब दिख रही? कुछ अपने तो सब दिख रही हाथ। तो जिनमें भी रुधिर नलिकाओं में बहता है, धमनी शिराओं में बहता है, आर्टरी वेन्स कैपिलरीज में फ्लो करता है, वो होता है क्लोज टाइप। और ये कैसा है? ओपन टाइप। याद रखने वाली बात है। अब अगर हम बात करें इनमें पाए जाने वाले बैलेंसिंग ऑर्गन की, इनको बड़ी बैलेंस की जरूरत पड़ती है, चूंकि ये सभी जगह रहते हैं। अगर बैलेंसिंग ऑर्गन की बात करें, देखो हमारा मतलब ये रहता है कि आपका नीट का क्वेश्चन नहीं फंसना चाहिए। इधर उधर की बातें मुझे आती नहीं, मैं फालतू बात क्लास में करता नहीं, सीधी बकवास, कोई बकवास नहीं। एक बार स्टार्टअप होगा, जब तक क्लास चलेगी तब तक चलेगी, बात खत्म। जिसे पढ़ना होगा, अच्छा बच्चा होगा, जाएगा नहीं, और जिसे नहीं पढ़ना उसे आप रोक नहीं सकते हो। आप कुछ भी क्लास में कर लो, वो नहीं रुकेगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें दुनिया में आदमी के हाथ में हैं, लेकिन हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश और अपयश ये विधाता के हाथ में है। ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी, पढ़ेगा ही नहीं, आप कुछ भी कर लीजिए। और जो पढ़ने वाला होगा वो कहीं भी पढ़ लेगा, किसी तरह से पढ़ लेगा। तो अपनी तरफ से टाइम पास नहीं करना है। बाकी आप कर रहे हो टाइम पास, बातें कर रहे हो, तो वो आपकी मर्जी। कितना समझाया जाए, बार बार समझा समझा के थक चुके हैं, लेकिन बातें करना बंद नहीं करेंगे। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। बैलेंसिंग ऑर्गन का मतलब कि जो उस बॉडी को चलते समय, तैरते समय, उड़ते समय इनके शरीर को संतुलन प्रदान करते। संतुलन अंग की बात करें तो वो अंग होता है स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट स्टेटोसिस्ट नाम का जो ऑर्गन होता है बॉडी में, वो क्या करता है बेटा? वो इनको बैलेंस कराता है। इसी पैटर्न पर अगर हम लोग एक्सक्रीशन की बात करें, उत्सर्जन ये कैसे करते हैं? तो अगर उत्सर्जन की बात करोगे तो उत्सर्जन के लिए इनके शरीर में एक विशिष्ट प्रकार की नलिकाएं होती, जिनको हम कहते हैं मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। मेलपीघी नलिकाएं, इनके द्वारा ये सुसु वाला सिस्टम है। उत्सर्जन कैसे करते हैं?
रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, प्रजनन की बात की जाए, तो जनरली जो एनिमल्स होते हैं मोनोसेक्सुअल होते हैं, अर्थात एक लिंगी होते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इंटरनल होता है, आंतरिक होता है। अब ये अंडे देते हैं या बच्चे देते हैं तो ये ओवीपेरस होते हैं। ओवीपेरस का मतलब समझ गए, अंडे देने वाले। अंडे देने वाले जंतु हैं। और जो लोग बच्चे देते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स में, उनको हम लोग वीवीपेरस कहते हैं। क्या कहते हैं? वीवीपेरस। और जो अंडे देते हैं उनको हम कहते हैं ओवीपेरस। डेवलपमेंट की बात की जाए तो डेवलपमेंट बेटा इसमें होता है, डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। 3 दिन से मैं चिल्ला रहा हूं कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जहां भी होता है, इसका मतलब लार्वल स्टेज इनके लाइफ साइकिल में पाई जाती है। और लार्वा क्या होता है अगर बात करो तो एक अविकसित भ्रूण या अविकसित बच्चे को हम कह सकते हैं लार्वा, जिसकी संरचना अपने एडल्ट के समान नहीं होती, पैदा होने के बाद होती है। जैसे टाइडपोल लार्वा जो होता है मछली की तरह दिखता, बाद में वो मेढक में बदल जाता है। क्लियर हो गई बात? तो कोई इनके बारे में एक बात की जाए अगर, तो वैसे तो बड़े दुष्ट टाइप के जंतु हैं। मच्छर तो परेशान करता है, मक्खी परेशान करे, टिड्डा पूरा खेत खा जाए, है ना, बिच्छू काट ले, काकरोच किताबें खा जाता है। कहीं से ये हमें बेनिफिशियल नहीं देख रहे। लेकिन भाई लोगों, एक यहाँ पर एक बात समझो, इसमें से हम कुछ ऐसे अर्थपूर्व बताने वाले हैं आपको जो आपको के लिए लाभदायक होते हैं, यानी इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ह्यूमन के लिए होती है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर बात करो आर्थिक महत्व, अब इनका आर्थिक महत्व उनके लिए नहीं होता है। आर्थिक महत्व तो कहीं भी अगर ये हेडिंग आती है, इसका मतलब कि इस जंतुओं को हमसे कोई लाभ है। उल्टा बोल गया मैं, हमको इन जंतुओं से कोई लाभ है, ये पढ़ने के लिए हेडिंग डाली जाती है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो अगर बात करें अपन एपिस इंडिका, ये एपिस इंडिका कौन है? ये एपिस इंडिका जो होती है ये हनी बी, हनी बी को कहते हैं हम एपिस इंडिका। और ये हमें क्या देती है? ये हमें प्रोवाइडेड हनी, इसके द्वारा हमें शहद प्राप्त होता है। इसी प्रकार एक और है बॉम्बेक्स, पूरा नाम बॉम्बेक्स मोराई, यह सिल्कवर्म, इससे हमें प्राप्त होता है रेशम। इसी प्रकार एक और जंतु होता है लेसिफर लाका। इस लेसिफर लाका से हमको लाख प्राप्त होता है। लाख जानते हो, जिससे चूड़ियां बनती या सील लगाई जाती है।
लाख की चूड़ियां तो सुना होगा ना। तो ये जंतु होता है जिसका नाम होता है लेसिफरलाका, उससे प्राप्त होता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसी के बाद अगर बात करें तो कभी कभी ये जंतु जो होते हैं कुछ बीमारियों को फैलाने के लिए वेक्टर की तरह काम करते हैं, वाहक की तरह काम करते हैं। वेक्टर, वाहक, यहां पर वाहक या वेक्टर का मतलब यह है कि रोग का संवहन करने वाले, रोगों को फैलाने में मदद करने वाले रोग वाहक। अब इसमें रोग वाहक कौन कौन से हैं? जैसे एनोफिलीज, ये बड़ा फेमस नाम है, मच्छर है, क्या फैलाता है? मलेरिया। प्लाज्मोडियम बाइवेक्स इसी के द्वारा स्थानांतरित होता है। दूसरा होता है क्यूलेक्स। इसके द्वारा फाइलेरिया, पील पाँव नामक रोग जो होता है, फील पाँव, उसे फैलाते हैं। एक मच्छर और है एडीज, इसके द्वारा डेंगू, डेंगू का नाम सुने हो? बोले कूलर में पानी ना भरो, नहीं डेंगू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मच्छर पानी में अंडे देता है। और वो कौन सा मच्छर है? एडीज। क्लियर हुआ? तो मलेरिया, फाइलेरिया और डेंगू जैसे रोगों के ये वाहक होते हैं, क्रमशः एनोफिलीज, क्यूलेक्स और एडीज। एनसीईआरटी ने क्वेश्चन और यहां पर किया, ग्रेगेरियस इंसेक्ट। ग्रेगेरियस इंसेक्ट का मतलब है झुंड में रहने वाले। झुंड जानते हो ना, समूह में, जैसे लोकस्टा। अरे टिड्डी यार, या ग्रासहॉपर कह सकते हो। एक लास्ट में क्वेश्चन और लिखा हुआ है, लिविंग फॉसिल्स, जीवित जीवाश्म। पहले तो सीधे क्वेश्चन करो, विच इज द लिविंग फॉसिल्स, 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो लेमुलस, क्या नाम बताया मैंने? लेमुलस। इसी को हम कहते हैं किंग कर्म। अब अगर आपको यह जानना है कि ये लिविंग फॉसिल्स क्या होता है, देखो कुछ ऐसे सजीव होते हैं जब विकसित हुए, दुनिया में आए, तब से लेकर अब तक उनके शारीरिक संरचना में कोई खास परिवर्तन नहीं आया। और जिन सजीवों के शरीर में कोई खास परिवर्तन नहीं आया, उनको हम कहते हैं लिविंग फॉसिल्स। मतलब प्राचीनतम स्वरूप से अब तक उनमें बहुत कम विकास हुआ। Organisms that have changed little form in ancient form, अपने प्राचीनतम स्वरूप में बहुत कम बदलाव किया, ऐसे सजीवों को हम कहते हैं लिविंग फॉसिल्स। तो बच्चों ये आपके 2 फाइलम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी कंप्लीट किए गए। और अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, फिर से एक बार मैं कह रहा हूं, अगर आपने मन से पढ़ा है तो एक भी सवाल आपका नहीं फंसेगा। नीट लेवल तक ज्यादा बताया ही नहीं गया, एनसीईआरटी लेवल पर हम आपको पढ़ा रहे हैं, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी चल रही है। कि जो क्वेश्चन करेगा
वो डॉक्टर बनेगा, जो PYQ करेगा वो डॉक्टर बनेगा, जो MCQ करेगा वो डॉक्टर बनेगा, जो नहीं करेगा वो डॉक्टर नहीं बनेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं कल अगली क्लास में सबसे कम सबसे सटीक श्योर सिलेक्शन इन नीट राहुल सर बायो के साथ। तो बाय बाय बच्चों, गुड नाइट। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है।